Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. हो चुका है और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है एग्जांपल्स के लिए, टू सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट हैव टाइम पीरियड्स ऑफ 32 days एंड 256 days. If the radius of the orbit of former is r, then orbital radius of the later is what? तो रेडियस और टाइम पीरियड का रिलेशन हमें दिया हुआ है। तो फॉर्मूला याद करो कि कौन सा फॉर्मूला था जिसमें रेडियस और टाइम पीरियड आता था। इट वॉज केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हैंस t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, हैंस t1 इज़ 32, t2 इज़ 256 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 इज़ r, r2 इज़ अननोन। ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से सॉल्व करो, r2 क्या आता है। ये होमवर्क है, यहाँ से इसका कैलकुलेशन कंप्लीट करो। नेक्स्ट इज geosynchronous satellite is orbiting around Earth at a height of 6 hours above the surface of Earth, where r is the radius of Earth. Time period of another satellite is 6 under root 2 r. Find the height of surface of Earth. Find its height from surface of Earth. Okay. तो हमें जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट दी हुई है और उसकी डिस्टेंस दी हुई है। तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमें पता होता है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 24 आवर्स। सो हमें टाइम पीरियड पता है और डिस्टेंस पता है। फिर से वही फॉर्मूला टाइम पीरियड और डिस्टेंस का, विच इज़ केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये हो गया t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। और 1 यहाँ पे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है सपोज, और 2 अननोन सैटेलाइट। तो T1 यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स एंड दूसरे वाले का 602 आवर्स दिया हुआ है स्क्वायर्ड। और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की टोटल डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से, हाइट है 6 आर, तो सेंटर ऑफ अर्थ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 6 आर प्लस आर, तो 7 आर। तो ये हो गया 7 आर और दूसरा डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है क्यूब। यहाँ से R2 सॉल्व करो क्या आता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 36,000 किलोमीटर. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्पाई सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स अबव द अर्थ सरफेस. ओके, तो फिर से यहाँ पे वही फॉर्मूला, क्योंकि टाइम पीरियड और डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। और T1 यहाँ पे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट और 2 यहाँ पे अननोन सैटेलाइट यानी स्पाई सैटेलाइट। तो T1 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के लिए होता है 24 आवर्स, वो हमें ऑलरेडी नोन है। T2 स्पाई सैटेलाइट का हमें निकालना है, तो ये T2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का डिस्टेंस इज़ 36,000 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय R2 के लिए हमें बोला हुआ है दैट दिस फ्लाइज अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स अबव अर्थ सरफेस ओनली। तो इसका मतलब H इज़ वेरी वेरी लेस देन RE फॉर स्पाई सैटेलाइट। तो हम यहाँ पे H को नेगलेक्ट कर सकते हैं, RE डिस्टेंस बचेगी एंड RE इज़ 6,400 किलोमीटर्स। सो ये हो गया 6,400 किलोमीटर्स क्यूब। यहाँ से सॉल्व करो और T2 देखो क्या आता है। Okay, next question. A rocket is fired from Earth towards Sun. At what distance from the Moon is gravitational force on the rocket is 0? Mass of Earth is this, mass of Moon is this, orbital radius of Moon is this. Neglect the effect of Sun and other planets. Okay. तो suppose this is Earth, this is Moon. ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, दोनों के बीच की जो फोर्स है वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे अगर कोई बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो अर्थ भी उस पर पुल लगा रही है और मून भी उस पर पुल लगा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों का पुल सेम होगा, उस पॉइंट पर दोनों का नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। और वो पॉइंट जो है वो मून के ज़्यादा करीब होना चाहिए, क्योंकि मून का मास कम है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो डिस्टेंस कम होनी चाहिए, बिकॉज फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कम होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा हाई होगा। तो इसलिए डिस्टेंस कम मून की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि मून का मास कम है। सपोज़ ये डिस्टेंस है x यहाँ से, और तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी, मून की रेडियस हमें दी हुई है दिस मच,
ये 3.8 इंटू 10⁸ माइनस एक्स हो जाएगी डिस्टेंस। ओके, इस पी पॉइंट पर एक तरफ से फोर्स लगेगा मून का, एक तरफ से फोर्स लगेगा अर्थ का, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। हैंस फोर्स ऑफ मून इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अर्थ। तो फोर्स ऑफ मून होगा जी, मास ऑफ मून, ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इक्वल्स टू में आएगा जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10⁸ माइनस एक्स होल स्क्वायर। मास से मास कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट। मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ हमें दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 and mass of moon is 7.4 10⁻22 7.4 into 10⁻22 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, दोनों साइड यहाँ पे अंडर रूट लेके इसको सॉल्व कर लो और निकालो एक्स क्या आता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द मास ऑफ सन अज्यूमिंग दैट द ऑर्बिट ऑफ अर्थ राउंड द सन टू बी सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज दिस मच। ओके, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ होगा जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज 1.49 इंटू 10⁻11 स्क्वायर, इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा अर्थ के लिए मास ऑफ अर्थ एम वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला होता है ना, वो लगा रहा हूँ यहाँ पे। एम वी स्क्वायर नहीं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर नहीं, क्योंकि वी नहीं पता अपने को। एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो एम और आर हो गया यहाँ पे ओके, आर हो जाएगा 1.49 इंटू 10⁻11 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। सो ओमेगा स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर। अब कैपिटल टी हमें पता है, कैपिटल टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ्स रोटेशन अराउंड सन विच इज़ 1 ईयर, एंड 1 ईयर का मतलब हुआ 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स में ये आ जाएगा। मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ कैंसिल। अब हमें यहाँ से मास ऑफ सन निकालना है, तो ये 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 1.49 इंटू 10⁻11 पावर 3, ये यहाँ से पावर आ गई, डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 इंटू 3600 स्क्वायर डिवाइडेड इंटू 6.67 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है दैट इज़ आर मास ऑफ सन। इसे यहाँ से सॉल्व करवा गया। Okay, next 3 point masses bodies of mass m, 2m, 4m are placed at ABC, AB, BC, L, यानी टू साइड्स इक्वल हैं इसके ट्राइंगल के, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है ऑफ कोर्स। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पुल ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडीज बी एन सी। तो ए बॉडी पर हमें नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू बॉडी बी एन सी। ओके, तो ए बॉडी पर एक तो फोर्स बी की वजह से लग रहा होगा अट्रैक्टिव, ये एफ बी हो गया, एक सी की वजह से लग रहा होगा, ये एफ सी हो गया। तो हमें चाहिए होगा यहाँ पे ये एंगल, ये इक्वलेटर सॉरी दो साइड से इसकी इक्वल है, तो दो एंगल्स भी सेम होंगे इसके। राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 है, तो बाकी दोनों जो एंगल बचेंगे वो 45 डिग्री होंगे। सो ये 45 डिग्री का एंगल है। अब पहले हम निकालेंगे यहाँ पे एफ बी और एफ सी की वैल्यू क्या है। तो एफ बी की वैल्यू आएगी जी और मासेस 2m मास है बी पॉइंट का, ए पॉइंट का मास m है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज एल स्क्वायर। एफ सी जी एक मास है 4m, दूसरा मास है m, डिस्टेंस है ये हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हाइपोटेनस निकल के आएगी L/2 पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो गया 2l स्क्वायर। सो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 4 कैंसिल आउट, तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, यानी एफ बी एंड एफ सी आर इक्वल एंड दीज आर जी 2gm² अपॉन एल स्क्वायर। ओके, नाउ हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे वेक्टर रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट इज सपोज एफ, और वो यहाँ पर कहीं होगा, और हाँ ये क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं तो वो
एग्जैक्टली मिडिल में होगा, तो हमें एंगल पहले से पता चल गया 45 डिग्री का हाफ यानी 22.5 डिग्री, जो एंगल आएगा वो 22.5 डिग्री होगा एंड रिजल्टेंट इज़ एफ। तो एफ का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस थीटा, थीटा इज़ 45 डिग्री। सो एफ इक्वल्स टू, और एफ बी एफ सी इक्वल है तो सबको मैं एफ बी लिख देता हूँ। सो ये हो जाएगा 2 एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी स्क्वायर प्लस इंटू कॉस 45 डिग्री। सो यहाँ से हो गया 2 एफ बी स्क्वायर कॉमन, और एफ बी स्क्वायर की वैल्यू एफ बी स्क्वायर कॉमन आ गया, ओके। और अंदर बचा 1 प्लस कॉस 45 यानी 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ से एफ बी बाहर आ जाएगा, एफ बी की वैल्यू थी 2 जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, 2 जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और अंदर बचा 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2, ओके। तो यहाँ पे से 2 प्लस अंडर रूट 2 को और सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज़ यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो ये तो नेट फोर्स आ गया हमारे पास, और डायरेक्शन क्या आई, डायरेक्शन आई थी हमारे पास 22.5 डिग्री फ्रॉम द बेस ऑफ ट्राइंगल। आंसर, okay, next question. 4-point mass bodies of masses as shown below are placed at the vertices of a square ABCD where AB, BC, CD, DA all are 1 meter. Find the net gravitational force on the body A. Okay, similar type का क्वेश्चन है। पॉइंट A पर जो बॉडी है वहाँ पर हमें नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो कितने फोर्सेस होंगे, एक तो B बॉडी की वजह से लग रहा होगा अट्रैक्टिव एफ बी इस तरफ, एक D की वजह से एफ डी इस तरफ, और एक सी की वजह से एफ सी इस तरफ। तो पहले तो इन सब की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो एफ बी की वैल्यू जो आएगी, एफ बी की वैल्यू होगी जी, मासेस ए और बी के मासेस हैं 2 and 4 kg यानी 8 kg हो गया टोटल, डिवाइडेड बाय 1 मीटर यानी 1 स्क्वायर, तो ये सिंपली 8g आ गया यहाँ से। तो नेक्स्ट है एफ डी का होगा जी 4 into 2 अगेन यानी 8 अपॉन 1 स्क्वायर यानी 1 यानी 8g ऑल्सो। एफ डी सेम आ रहे हैं। नाउ एफ सी आएगा जी, मासेज आर 2 into 2 4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी होगी, ये डायगोनल है स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड अंडर रूट 2 यानी अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, ये आ गई 2g फोर्स आ गया। ना हो यहाँ पे एफ बी और एफ जी के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, और क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का वो एग्जैक्टली मिडिल में आएगा यानी एफ सी की डायरेक्शन में आएगा, एफ बी और डी का रिजल्टेंट। तो इसको मैं एफ बी डी बोल देता हूँ। एफ बी डी इज़ द रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ डी। सो ये एफ सी की डायरेक्शन में आ गया यानी नेट फोर्स जो आएगा ऑन ए विच विल बी इक्वल्स टू एफ बी डी प्लस एफ सी, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। नाउ एफ बी डी कितना होगा, एफ बी डी होगा अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर यानी एफ बी अंडर रूट 2, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो ये हो गया 8 अंडर रूट 2 जी। सो ये 8 अंडर रूट 2 जी प्लस एफ सी निकाला हमने 2g। ओके, यहाँ पे जी की वैल्यू लगा सकते हैं, जी की वैल्यू लगा के सॉल्व करके ये एफ नेट का आंसर आ जाएगा। ये होगा करीब 8 into 1.414 प्लस 2 into 6.67 into 10 to the power minus 11। इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। The next question, if the radius of earth were increased by a factor of 2 keeping the mass constant, by what factor would its density have to be changed to keep the g same? Okay, so g का फॉर्मूला होता है डेंसिटी और रेडियस के टर्म में, g इक्वल्स टू 4/3 पाई जी रो आर। ओके, सो अगर हम यहाँ पे रेडियस को डबल कर रहे हैं, इफ़ r डैश बिकम्स 2 टाइम, तो हमें डेंसिटी को कितना चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जी सेम रखना है, अगर जी सेम रखना है तो इसका मतलब रो इंटू आर इज़ कॉन्स्टेंट, हैंस रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर आर में हमने 2 टाइम्स चेंज किया तो हमें डेंसिटी में
उसका इन्वर्स चेंज करना पड़ेगा, यानी 2 टाइम्स डेंसिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी. सो द डेंसिटी यानी रो डैश हैज़ टू बी रो बाई 2 डिक्रीज्ड टू हाफ. आंसर. If the radius of Earth shrinks by 2.5%, mass remaining constant, then how would be the value of acceleration due to gravity change? How would be the acceleration value of acceleration? Okay. तो g का फॉर्मूला होता है gm/r². मास सेम है तो g इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r². और ये परसेंटेज चेंज बहुत छोटा है. अगर परसेंटेज चेंज बहुत छोटा है तो हम यहाँ पे एरर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज़ ΔG/g इंटू 100 इक्वल्स टू -2. पावर इसके ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो -2 इंटू ΔR/r इंटू 100. तो हमने श्रिंक किया है अर्थ की रेडियस को 2.5%, यानी ΔR/r इंटू 100 इज़ 2.5%. और ओके, तो ये हो गया -2 इंटू 2.5%, यानी -5%. तो आंसर है 5% चेंज आएगा. और माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि जो रेडियस के साथ हुआ उसका इन्वर्स होगा. तो रेडियस को हमने श्रिंक किया था तो ग्रेविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, यानी ग्रेविटी g विल इंक्रीज बाय 5%. आंसर. नेक्स्ट, a body weighs 36 kg on the surface of Earth. How much would it weigh on the surface of planet whose mass is 1/9 and radius is 1/3 of the planet? Okay. So weight का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी, और मास इज़ कांस्टेंट यूनिवर्सली. तो W जो है वो G पे डिपेंड करता है. तो जितना G में चेंज आएगा उतना ही वेट में चेंज आएगा. या फिर W/W2 इक्वल्स टू G1/G2 ऐसे लिख सकते हैं. एंड जी का फॉर्मूला होता है gm/r². तो 1 इज़ सपोज अर्थ, तो ये हो जाएगा gm/r² डिवाइडेड बाय 2 इज़ प्लैनेट, अननोन प्लैनेट, तो gmp डिवाइडेड बाय rp². सो ये हो गया MERP² डिवाइडेड बाय MPRE². सो W1 यानी अर्थ का वेट हमें दिया हुआ है 36 kg अर्थ पर. W2 हमें फाइंड आउट करना है. मास ऑफ अर्थ, प्लैनेट का मास इज़ 1/9 ऑफ अर्थ का मास, यानी अर्थ का मास इज़ 9 टाइम्स ऑफ प्लैनेट का मास. तो ME इक्वल्स टू 9 MP. एंड द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज़ 1/3 ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की रेडियस इज़ 3 टाइम्स ऑफ दैट प्लैनेट. तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 RP². तो इसका मतलब W2 की वैल्यू आ गई 36 न्यूटन. कोई चेंज नहीं आएगा वेट में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ इज 80 kg. व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून? मास ऑफ मून इज दिस, रेडियस इज दिस. व्हाट विल द मास ऑफ द पर्सन एट द मून एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर?